हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंटेलेक्ट शो। आपने बहुत बार पब्लिक हेल्थ कई जगहों पर पढ़ा होगा और इसके बारे में सुना भी होगा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पब्लिक हेल्थ, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखें तो पब्लिक हेल्थ इज ऑल द सम ऑफ ऑफिशियल और गवर्नमेंटल एफर्ट्स टू प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द पीपल्स हेल्थ। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट या कोई भी अदर ऑफिशियल्स ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी अदर इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कंपनी हो, किसी भी तरह का स्टेट हो, वो जब कोई भी एफर्ट लगाता है लोगों के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, तो उसको एक पब्लिक हेल्थ के नज़रिए से देखा जाता है, पब्लिक हेल्थ को अच्छा करने के नज़रिए से देखा जाता है। अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ पब्लिक हेल्थ के हिसाब से जो डेफिनेशन है पब्लिक हेल्थ का, वो है कि द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी as by preventive medicine, health education, control of communicable diseases, application of sanitary measures, and monitoring of environmental hazards. अब हम देखते हैं आगे कि पब्लिक हेल्थ के चैलेंजेस क्या हैं, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मेजरली पब्लिक हेल्थ को और अच्छा बना सकते हैं, जिनके और अच्छे होने से पब्लिक हेल्थ और अच्छा हो सकता है, या पब्लिक हेल्थ के चैलेंजेस क्या क्या हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत वाइटल रोल प्ले करता है पब्लिक हेल्थ के अचीवमेंट में, सिर्फ शॉर्ट टर्म ही नहीं, लॉन्ग टर्म भी। कैसे कि क्वालिटी एजुकेशन, वैसे तो अफोर्डेबल इंडिया में एक मेजर सेक्शन को क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन जो अगर अफोर्डेबल हो जाए, ठीक है, तो उससे जो बच्चे का फिजिकल और मेंटल वेलबींग है वो इंश्योर किया जा सकता है। जैसे कि जो स्कीम्स हैं, मिड डे मील स्कीम है या पोषण अभियान है, या जो साइकिल कई स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं, कई स्टेट्स ड्रेस प्रोवाइड करते हैं, तो इन सारे तरीकों से हम बच्चों का जो हेल्थ है, मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ जो है, उसको हम अच्छा कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन। और लॉन्ग टर्म में तो कंट्री का पब्लिक हेल्थ अच्छा होगा ही जब हम एक अच्छा माइंड प्रोड्यूस करेंगे, अच्छे बच्चों बच्चे जो होंगे वो फ्यूचर में अच्छी सोसाइटी बिल्डअप करेंगे, और वो पर्सनल पर्सनली भी हेल्दी रहेंगे और सोसाइटी सोशली भी हेल्दी रहेंगे। अगला एस्पेक्ट है पब्लिक हेल्थ चैलेंज जो है, वो है चाइल्ड लेबर। इंडिया में चाइल्ड लेबर बहुत प्रेवलेंट है। भले ही उसको बैन कर दिया गया हो, लेकिन जो प्रैक्टिस है, आप कभी भी चाय के दुकान पे जाते होंगे या कोई भी ऐसी जगह जाते होंगे जहाँ पे यूजुअली जो काम है बहुत ऐसा है जो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बच्चे दिखते होंगे, चाहे वो रैक पिकर्स हों या छोटे शॉप में जो बच्चे रखे जाते हैं। तो चाइल्ड लेबर आज भी बहुत प्रिविलेंट है, ठीक है, और इसको रोकने की रोकथाम करने के लिए गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस पे इसको देखने की ज़रूरत है। जो अ, इससे होता क्या है कि एक तो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो उससे उसका फिजिकल, उसका मेंटल, जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो हिंडर हो जा रहा है, और वो इरिवर्सिबल है। एक बार बचपन निकल गया, फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होगा आगे चलकर पढ़ाई करना, या एक सही जॉब पाना, या अपने ही हेल्थ का ख्याल रखना, अपने पर्सनल फिटनेस का, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना, जो लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें वो नहीं सीख पाता है, और ये जो है ये इरिवर्सिबल होता है। और जो बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो कोई इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़े हुए हैं, कोई स्कूल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो उनको अच्छी या बुरी आदतों के बारे में समझाना, सेंसिटाइज करना भी बहुत हद तक पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिससे ड्रग एडिक्शन जैसी चीज़ों से वो ज़्यादा एक्सपोज। फिर आता है जो तीसरा चैलेंज है, मेजर चैलेंज है पब्लिक हेल्थ का, वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत मेजर रीज़न है माइग्रेशन का रूरल एरिया से। और इसकी जो वजह है वो सरकार का रूरल इकोनॉमी की तरफ ध्यान न देके
अर्बन इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाना, या ऐसे एरियाज को सिलेक्ट करना जहाँ पे जैसे इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना, जिससे कि लोग एक एरिया में जाएं और वहां पे जाके नौकरी करें। इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरियाज में बढ़ा और स्लम्स जो है वो बनना शुरू हुए हैं। और स्लम्स आपका पब्लिक हेल्थ के लिए अपने आप में एक चैलेंज है, वहां पर पब्लिक हेल्थ अचीव करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में लोग वहां रहते हैं। हालांकि एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कराने के लिए रूरल एरियाज में हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम लाए हैं, नरेगा है और भी स्कीम्स हैं, लेकिन इनकी इफिशियंसी कितनी है, कितना हद तक ये सक्सेसफुल रहे हैं, ये अपने आप में एक एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ चैलेंज है वो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इंडिया में लगभग 50% जो शेयर है लोगों का, जो एम्प्लॉयड हैं लोग, वो हैं इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो लोग एम्प्लॉय हैं। ये एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, जो ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसमें ही इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर का 50% शेयर है। और ये जो लोग हैं, ये जो सेक्टर है, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से। आपने चाहे डिमोनेटाइजेशन देखा हो या जीएसटी देखा हो या ऐसी चीजें देखी हो जो गवर्नमेंट जो है वो कैशलेस इकोनॉमी बनाने की बात करती है, बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो वो सबसे ज्यादा इन सारी चीजों का मार झेलता है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एक स्ट्रैटेजी बना के और उसको उसी को देख के उसी के लिए गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा एफर्ट्स लगाती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इनकरेज करने के लिए उतना एफर्ट्स नहीं लगाती है। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो पहली बात तो वो उनका जो दिन भर की जो कमाई होती है, उनका जो डेली वेज होता है, वो उसी पे डिपेंडेंस है। अगर किसी एक दिन वो बीमार पड़ गए, वो काम पे नहीं जा सके, तो उस दिन हो सकता है उनके घर में खाना खाने के लिए भी ना हो। ऐसे आप कभी अपने जो आपका शहर है, जो आपका गांव है, वहां पर आप गए होंगे तो लोगों को देखा होगा कि लोग एक दिन का चावल खरीदते हैं, एक दिन का तेल भी जो घर में यूज होने वाला तेल है वो भी एक दिन का खरीदते हैं। वो जो पंसारी के दुकान वाले होते हैं वो एक थोड़ा सा 50 ml और 100 ml तेल डाल देते हैं उनके डब्बे में, वो लेके चले जाते हैं। तो इस हद तक गरीबी होती है और इस हद तक जो उस दिन एक दिन की कमाई है उस पर डिपेंडेंस होता है। और फिर अगर वो बंदा बीमार पड़ जाता है तो उसको उसको कितनी प्रॉब्लम होती है, उसके पास फिर खाने को भी नहीं होता है और चीजें और खराब होती जाती हैं। हालांकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है जो इसने बहुत हद तक एक एफिशिएंट रोल प्ले किया है लोगों के पास जो बेसिक चीजें हैं। हालांकि बहुत सी चीजें कम हो गई हैं, पहले तो चीनी भी मिलता था, तेल भी मिलता था और बहुत सारी चीजें मिलती थी, वो कम हो गई हैं। और अब गवर्नमेंट तो उसको उसमें बहुत और कुछ भी चेंज लेके आ रही है, लेकिन इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है लोगों के पास जो बेसिक सामान है खाने का वो पहुंचाने में। अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि लोगों के पास जो कोशिश की गई कि जितने ज्यादा ज्यादा हो सके जो सीरियल पल्सेस जो भी हैं, जो आटा चावल जो भी है, उसको पहुंचाया जा सके उन तक। और इस वजह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनका जो डेली वेज पे वे डिपेंडेंस है, इसके वजह से कई बार वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं या फिर इतना ज्यादा गरीबी आ जाती है कि उनको अपनी जान लेने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है। दो हेल्थ चैलेंजेस जो है चैलेंज जो है वो हाउसिंग है। तो गवर्नमेंट का जो तरीका है लोगों को घर प्रोवाइड करने का, जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें आपको देखने मिलता होगा, जब आप मेट्रो वेट्रो में ट्रेवल करते हो तो होर्डिंग देखने मिलती हो कि यूपी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दिस लाख हाउसेज एंड मोदी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दिस लाख हॉस्पिटल हाउसेज टू पीपल। लेकिन उसका स्पीड जो है और उसमें जिस लेवल का करप्शन है, लोग इतने गरीब होते हैं कि अगर उनको घर प्रोवाइड भी कर देते हैं आप, तो उसके बाद से वो उस घर को जो है सो किराए पे लगा देते हैं या कई बार बेच देते हैं। तो इसको लेके दिक्कत है। और हाउस
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाउसिंग जो है, अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में ख़ास तौर पर, या ऐसे जो एरियाज़ होते हैं, गाँव में तो चलिए वहाँ पे तो स्पेस की कमी नहीं होती है, घर की कमी नहीं होती है, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे घर की बहुत दिक्कत होती है। और अभी कुछ दिन पहले आपने सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक जो हैं, उनके अगल-बगल से जो भी झुग्गी-झोपड़ी हैं, जो भी बस्तियाँ बसी हुई हैं, उनको हटा दिया जाए। अब सोचिए आप कि वहाँ पे डाटा के हिसाब से अ, मतलब 25-30 लाख की आबादी हो सकती है उन बस्तियों में, तो वो कहाँ जाएँगे? उनको घर प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये ज़रूरी है, ताकि वो लोग एक अच्छी लाइफ़ जी सकें। जो पब्लिक हेल्थ उनका है, जो कुछ भी उनके चैलेंजेस हैं, वो अब ओपन एरिया में रहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं वहाँ पे नाली गुजर रही है बगल से, या फिर बारिश आया, बारिश में भीग रहे हैं, बाढ़ आया, बाढ़ में घर बह गया, तो ऐसे चीज़ों को से और ज़्यादा डिफ़िकल्टी इन लोगों में बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स इनको ज़्यादा होती हैं, तो हाउसिंग एक बहुत बड़ा इश्यू है इंडिया में, ख़ास तौर पर। फिर आते हैं हाइजीन के ऊपर। हाइजीन एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू है, और अ, जो इससे बीमारियां बहुत तरह की होती हैं। ज़्यादातर बीमारियां जो हाइजीन से होती हैं वो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती हैं। आप गांव में जाएंगे, आपको हाइजीन से बीमारी नहीं देखने मिलेगी। हाइजीन का वहाँ इशू नहीं है, वहाँ साफ सुथराई है, लोग अपना जो गंदगी है उसको अब अभी का तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले तो गांव में साफ सफाई को लेके बहुत अच्छी समझ होती थी, और लोगों को हार्वेस्ट वेस्ट वेस्ट जो है उसको डिकम्पोज करने को भी लेके बहुत अच्छी समझ होती थी रूरल इकोनॉमी में। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो अर्बन एरियाज में होती है। अर्बन एरियाज में भी जो बहुत डेवलप्ड एरियाज है वहां आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगी। जो अंडर डेवलप्ड एरियाज है, जो स्लम एरियाज है, वहां आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अभी आप आज आपको एक वो स्वच्छ सर्वेक्षण का आज 5वां रिपोर्ट आया, उसमें आपने देखा कि फिर से 5वीं बार जो इंदौर है वो सबसे साफ सुथरा सिटी का उसको टैग मिला, और छत्तीसगढ़ को तीसरी बार सबसे साफ सुथरा जो है सो स्टेट का वो मिला। तो इनकरेज करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन हाइजीन जो है उसको, और अभी की जो सरकार है उसका उसके ये देखने मिलता है कि हाइजीन भी वो सामने वाले के जो कम्युनिटी है उसी के मत्थे छोड़ देते हैं कि नहीं भैया, आप अगर गंदगी फैला रहे हैं आपको सफाई करनी है। नहीं, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए कि वो साफ सफाई रख सके। लेकिन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है या जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो भी एक तरह का वो भी एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है वहाँ पे। जो जहाँ पे जो ऑब्वियसली जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जो गरीब लोग हैं, वहाँ पे एक अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और अच्छा सैनिटेशन सिस्टम आपको देखने नहीं मिलेगा, और इस पे काम होना चाहिए। और इस हाइजीन की वजह से बीमारियां बहुत फैलती हैं। अब दिल्ली में रेगुलरली अभी अभी बरसात का टाइम जब होता है तो डेंगू मलेरिया इसकी इसकी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो घर घर जाते हैं, बोलते हैं कि देखिए पानी जमा मत कीजिए, और ये सारी चीजें हैं। और भी होनी चाहिए, इसमें और कुछ भी किया जा सकता है, खासतौर पर सीवेज ट्रीटमेंट को लेके काम हो सकता है। इससे बहुत सारे चिल्ड्रंस इन्फेक्ट होते हैं बैक्टीरिया से, क्योंकि उनका इम्यून थोड़ा सा कमजोर होता है, तो वो उन पे ज्यादा असर पड़ता है। टीबी, हाइजा, कॉलरा, ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां सिर्फ गंदगी से भी फैल सकती हैं, और इस पर ध्यान देना चाहिए। और
इसको गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है कि नहीं, ये जो उसका परसेप्शन है कि नहीं, आपको साफ सफाई रखनी है, ठीक है। लोगों के बीच भी इसको लेके सेंसिटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं, आपको भी साफ सफाई में कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन गवर्नमेंट को अपने भी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए जो कम्युनिटी हाइजीन के को लेकर बहुत इफिशिएंट रिजल्ट डिलीवर कर सके। दूसरा पब्लिक हेल्थ चैलेंज जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए। और अभी जैसे स्वच्छता अभियान चला, ये इसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जगह जगह से वेस्ट जो है उसको कलेक्ट करने में। लेकिन जैसे आप सुनते होंगे कि अब आपके घर के बाहर गाड़ी आ जाती है, आप वो सीटी मारते हैं, वो गाना बजाते हैं, गाड़ी गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी भी ये जो चीज़ें हैं ये बहुत लिमिटेड हैं। कुछ एरियाज में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि एक आप ऐसा होता होगा कि आप ऐसी कम्युनिटी में कई बार रहते होंगे कि जैसे दिल्ली है, यहाँ पे आप कई बार ऐसा होता है कि जो मेन रोड है वहीं तक गाड़ी वाले आते हैं और वहां पे जो भी कचरा वचरा पड़ा होता है वो उठा के ले जाते हैं, आपके घर तक नहीं आते। अब कितना फ्लोर है, कितनी कितने स्टोरेज की बिल्डिंग है, अब उसमें हर घर से कलेक्ट करने का अभी भी दिल्ली में सिस्टम नहीं है। तो आपने अपना एक कूड़ा वाला रखा होगा जो आपके घर से वेस्ट कलेक्ट करता होगा, और ये आपके घर से हो रहा है। ये फिर आप स्लम्स में जाएंगी तो वो करने के लिए भी कोई नहीं है। वहां ना गाड़ी जा रही है, ना वहां वो उतना अफोर्ड कर सकते हैं कि भैया 100 रुपया 200 रुपया महीना देके वो कूड़ा उठाएं अपना। तो फिर ये जो दोनों सेक्शन है, मान लेते हैं स्लम में जो वेस्ट हो रहा है, या फिर जो ये प्राइवेट जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं, फिर वो ले आके किसी भी ऐसी ओपन जगह पर डंप कर देते हैं। उससे बीमारियां फैलती हैं। उसको जो वो डिफरेंट एनिमल्स जो है वो खाते हैं उसको, और उससे एक स्मेल फैलता है उस एरिया में और बीमारियां फैलती हैं उससे। फिर उसमें डिफरेंट टाइप के रैट्स उसको खाते हैं, और चीजें आपके घर तक कब आ जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसको देखने की जरूरत है, ये इंश्योर करने की जरूरत है कि गवर्नमेंट ही हर घर से जो कूड़ा है उसको कलेक्ट करे, उसको सेग्रीगेट करे। इसको लेके भी एजुकेट करने की जरूरत है हेल्थ वर्कर्स को कि भाई ये जो है ये डिकम्पोजेबल है, ये जो है ये डिकम्पोजेबल नहीं है, तो इसको अलग रखना है, प्लास्टिक के लिए का वेस्ट अलग करना है। ये चीजें देखने को बहुत मिल जाएंगी आपको। डिफरेंट कलर्स के जो डस्टबिन है वो देखने मिलेंगे, लेकिन उनको लेके कोई ऐसी समझ नहीं है अभी भी लोगों के बीच में कि अच्छा ग्रीन है इसका मतलब कि इसमें डिग्रेडेबल वेस्ट डालना है, ये बायोडिग्रेडेबल होगा, या दूसरे कलर का है तो उसमें नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट जो होगा वो डालना होगा। तो इसको लेके इंफॉर्मेशन फैलाने, जागरूकता फैलाने की जरूरत। नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस जो में आता है हमारा पब्लिक टॉयलेट। तो ऑल्दो पब्लिक जैसे अब स्लम एरियाज हैं या गांव हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम टॉयलेट्स पे डिपेंडेंट है। ऑल्दो गांव में तो अब जाके थोड़ा समझ डेवलप हुई है टॉयलेट को लेके। आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा जो मूवी है वो देखी देखी होगी, नहीं देखी है तो देखिए। उसमें बहुत अच्छे से सारे जो मिसकंसेप्शन हैं, सारे जो स्टीरियोटाइप्स हैं टॉयलेट से रिलेटेड, उसको डिस्कस किया है उस मूवी में। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एक तो एक तो गांव वाला प्रॉब्लम है कि ओपन डेफिकेशन है वहां पे। हालांकि इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो अब ओपन डेफिकेशन फ्री है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी भी गांव में बहुत प्रैक्टिस करते हैं इस चीज को, और इससे बीमारियां फैलती हैं। और क्योंकि ये बहुत बीमारियों का एक बेसिक रीजन हो सकता है। और दूसरी तरफ जहां पे हम अर्बन एरियाज में स्लम्स में जाएंगे, वहां पे देखेंगे आप कि बहुत बड़ा स्लम है, लेकिन उसमें टॉयलेट जो बनाया है वो 30-40 टॉयलेट बनाया है। अब मान लेते हैं कि उसमें अगर उस स्लम में
5,000 का भी पॉपुलेशन ले रहा है, 10,000 का भी पॉपुलेशन ले रहा है, तो उसके लिए 40-50 टॉयलेट्स बहुत कम है। और जब सुबह में सबको टॉयलेट जाना होता है तो प्रॉब्लम होती है। और मेल्स तभी कई बार उनको वॉशरूम जाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इन सब चीज़ों को लेके उतना सजग नहीं है। लेकिन महिलाओं में बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं दिन दिन भर वॉशरूम नहीं जा पाती हैं, या उनको स्पेस नहीं हो पाता है। मान लेते हैं अगर गांव है तो गांव में अगर सुबह चली गई वॉशरूम तो ठीक है, अगर नहीं हुआ, लेट हो गया, तो फिर उसके बाद से उनको दिन भर वेट करना पड़ता है। इससे उनमें अलग तरह की बीमारी बीमारी फैलती है, इससे उनका अलग तरह का हेल्थ इश्यू होता है। तो पब्लिक टॉयलेट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर नहीं सही से अफोर्डेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है पॉपुलेशन के द्वारा, तो ये एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज। नेक्स्ट जो है वो वाटर सप्लाई। ये वाटर सप्लाई आप लोगों के बहुत से एरियाज में जो है वाटर सप्लाई एक चैलेंज नहीं है। ऑल्दो उसकी क्वालिटी एक एक क्वेश्चन है कि बहुत जगह जो वाटर क्वालिटी है वो उसमें किसी एक तरह के मिनरल का की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और वो फिर अगर मरकरी ज़्यादा है तो वो अलग तरह की बीमारियाँ पैदा करती है। अगर आर्सेनिक ज़्यादा है तो वो अलग तरह की बीमारियाँ पैदा करती है। कई कई जगह पानी है ही नहीं, सूखा हुआ पानी है, पानी कम आता है, तो वैसे जगह पे सप्लाई वाटर जो है वो एक एक मात्र जरिया बन जाता है उनके लाइवलीहुड का, उनके खान पान जो भी उनकी ज़रूरत है पानी की, उसका सिर्फ एक ही वो बन जाता है, वो सप्लाई वाटर है। तो और उसके बाद से ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है फिर कि ऑल्दो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बहुत इसमें ये किया है कि गांव-वाँव में जाके ट्यूबवेल, पंप्स वगैरह लगाए हैं पब्लिक फंडिंग से। लेकिन ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर जब गवर्नमेंट भी इसको बहुत एफिशिएंट तरीके से नहीं कर पाती है कि उसने पाइप बिछा दिया और जब पानी सप्लाई करते हैं तो कहीं से लीकेज हो गया, और सीवेज है, सीवेज के बीच से पाइप पानी का सप्लाई वाटर का पाइप जो है फ्लो कर रहा है और उसमें से लीकेज हो गया, तो कंटामिनेटेड वाटर कई बार डिलीवर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि गंदा पानी नल से जो सप्लाई वाटर है उसके नल से गंदा पानी, काला पानी आ रहा है। इसका मतलब है कि पानी में कंटामिनेशन है। और कई बार ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है कि आपको दिखे और या लोगों को दिख जाए, और इससे बीमारियां फैलती हैं। तो सप्लाई वाटर की जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करना जरूरी है, और ये एक बहुत बड़ा पब्लिक है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ये सारे इश्यूज डिस्कस होने बहुत ज़रूरी थे। ये सारे पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस हैं, और इनको लेके एक समझ होना बहुत ज़रूरी है जनरल पब्लिक में, इसीलिए इनको डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, दीज पीपल मोस्टली एक्सपोज टू ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, रैक पिकर्स, कबाड़ी वालास, जो रैक पिकर्स हैं, जो बच्चे होते हैं, जो आपने देखा होगा, कई बार आप जा रहे होंगे तो झोला लिए रहते हैं, बड़ा सा बोरा लिए रहते हैं हाथ में, और वो कूड़ा चुन रहे होते हैं। तो उनको उनके आपने देखा होगा कई बार उनके बदन पे कपड़े नहीं होते हैं सही से, उनके पैरों में चप्पल नहीं होता है, और वो उसी नंगे पैर से कूड़ों पे चढ़ते हैं, उसी बेयर हैंड से वो कूड़ा चुनते हैं। कई बार कुछ मिल जाता है उसमें से तो खा भी लेते हैं। कई बार उसको मैंने ये भी देखा है कि कोई पैकेट मिल गया, कुछ पैक्ड मिल गया, उसमें से वो खा भी लेते हैं। तो इससे ये एक तरीके का ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है उनके लिए। उनका ऑक्यूपेशन कूड़ा चुनना है, और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है ये सारी चीजें जो उनको हो रही हैं। ठीक है। या आपने कंपनीज में देखा होगा, कई बार कई कई जो अच्छी कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें जो है सेफ्टी गियर का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। कई कंपनीज में नहीं किया जाता है, और इससे जो है जो मान लेते हैं कि आपने सुना हो कि फैक्ट्री में आग लग गई, उससे डेथ हो गई, या दूसरे रीजंस, तो ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स बहुत ज़्यादा है। और इनका रीज़न जो है वो सेफ्टी गियर्स का, जो ऑक्यूपेशन साइट है, जो फैक्ट्रीज है, उनमें सेफ्टी गियर्स का ना होना, चाहे वो प्रॉपर फायर फायर वो जो है फायर अलार्म, या ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनका मौजूद होना, या लोगों जो वहाँ है, जो लोग हैं, उनका उनका सेफ्टी गियर्स जो भी हैं, वो जो हेलमेट पहनते हैं, या जो वो हाथ में जो ग्लव्स पहनते हैं, ये सारी चीज़ें, पैरों में मोटे जूते होते हैं, ये सारी चीज़ें
जो है वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स जो है उनको रोक सकती हैं, लेकिन इनका जो यूज़ है वो इंडिया में बहुत कम है, और ये एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। इससे बहुत मेजर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है लोगों की, और इससे दिक्कत होती है। अभी आपने कुछ महीने पहले सुना होगा कि दिल्ली में ही एक जगह आग लगी, और वहां पे जो उसके अंदर जो वर्कर्स थे वो अंदर ही फंस गए, बाहर भी नहीं निकल पाए, ना ही उसमें कोई फायर का ऐसा इंतजाम था जिससे कुछ किया जा सके। और उसके बाद से मेजॉरिटी जो थे लगभग 30-35 लेबर्स की उस फैक्ट्री के अंदर ही डेथ हो गई। तो ये सारी चीजें जो है ये एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, इनको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई कोई कंपनी रजिस्टर हो रही है, कोई फैक्ट्री उसको मालूम है कि हाँ ये रजिस्टर्ड है, तो उसमें सही से जो सेफ्टी गियर्स हैं वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं, या वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, वो इंश्योर। हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो एक तरीके से ये जो है वो एक इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं कि हाँ, हेल्थ का इंस्टीट्यूशन जो कुछ भी है, हॉस्पिटल्स हो गए, पब्लिक वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गए, अर्बन हेल्थ सेंटर्स हो गए, रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, ये सारे जो हैं ये जो है ये सॉरी, तो ये हेल्थ केयर सेंटर्स जो सिस्टम जो है ये इसकी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ये दोनों ही जो है वो होने चाहिए, जो लोअर स्ट्राटा ऑफ जो लोअर क्लास पॉपुलेशन है, जो गरीब लोग हैं, उनको ये एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम। लेकिन हमें देखने मिलता है कि ऐसा नहीं है। इंडिया में आप देखें कि गांव में तो हॉस्पिटल्स ना के बराबर होते हैं, शहर में होते भी हैं। तो मान लेते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन मान लेते हैं 20 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, और उस 15 लाख 20 लाख पे एक वहां पे बड़ा हॉस्पिटल आपको देखने मिलता है। और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स मान लेते हैं अभी बने हुए भी हैं, अगर बिल्डिंग्स बना भी दिए तो उनमें डॉक्टर्स नहीं है। तो हेल्थ केयर सिस्टम जो इंडिया का है वो बहुत इनएडिक्वेट है। उसके ऊपर से जो गवर्नमेंट है वो इसने अभी जैसे आयुष्मान भारत में वो आयुष्मान भारत स्कीम में जो प्रोवाइड कर रहे हैं 5 लाख का, वो भी देखिए उसमें भी अब आप इंश्योरेंस प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लेते हैं कि हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उससे आपने किस हद तक आपने उससे लाइजनिंग की कि हाँ भैया हम आपको, हमारा पेशेंट आएगा, आपको उसको लेना ही लेना है, उनको उनके लिए आपने कैसी चीजें आसान करी हैं, ये एक क्वेश्चन है। उसका जो आप लिस्ट में देखने जाएंगे तो बहुत कम इंस्टीट्यूशंस, बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर आप जाके इसका लाभ उठा सकते हैं, इस बीमा का, जो 5 लाख का जो बीमा गवर्नमेंट प्रोवाइड। और लास्ट जो है वो अनहेल्दी डाइट और एडिक्शन है। तो ये भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ये भी एक बहुत मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज है कि जो खाना जो पब्लिक कंज्यूम कर रही है, जैसे अब शहर में जो जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं, तो उससे अलग तरह की प्रॉब्लम्स में अलग तरह के प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, उससे अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो स्लम्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि नाली बह रहा है बगल में ही, चूल्हा है बगल में, खाना बन रहा है, या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि खाना जो है वो सही क्वालिटी का खाना नहीं है, और वो बहुत अच्छे क्वालिटी का खाना नहीं खा रहे हैं, या बहुत डाइवर्सिटी नहीं ले रहे हैं, मतलब एक बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पब्लिक हेल्थ चैलेंज हैं, और इन पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हालांकि बच्चों को लेके तो काम हुआ है, उनको उनको तो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो अनहेल्दी डाइट जो लोगों में प्रिवेल कर रहा है उसके लेके भी काम होना चाहिए। उसके बाद एडिक्शन भी एक बहुत मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, और इंडिया में बहुत प्रिवेल कर रहा है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे बहुत अच्छे से काम कर रही है, और लेकिन इस पे और अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी आपने अभी देखा होगा कि लगभग 3,000 केजी का आपको
हीरोइन पकड़ा गया, वो जो ड्रग्स पकड़े गए हैं, और उसको लेके फिर ये भी क्वेश्चन उठता है कि आपने एक पकड़ लिया, ऐसे पता नहीं कितने कंसाइनमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और वो लोगों तक पहुंचे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर से एडिक्शन को एक दूसरे तरीके से भी देखने की ज़रूरत है कि एडिक्शन जो कर रहा है, हर कोई तो नहीं कर रहा है, ठीक है? अगर कोई कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है? कई बार स्ट्रेस एक मेजर रीज़न होता है एडिक्शन के पीछे। तो ये देखने की ज़रूरत है, ये चीज़ों को थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरे तरीके से भी देखने की ज़रूरत है। सॉरी, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैं अगले टाइम कोशिश करूँगा कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें ऐसे बहुत से इंफॉर्मेशन है जो जनरल पब्लिक का जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ पेशेंस। हैव अ नाइस डे।